वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया सोसाइटी ऑफ होम्योपैथी का, डॉक्टर आसम बिलाल साहब का, डॉक्टर इशफाक साहब का और डॉक्टर बाबर साहब, फिर डॉक्टर साजिद रहीम साहब ने तो खैर उनकी शफकत है, उन्होंने बहुत ज़्यादा ही को बढ़ा दिया काम। लेकिन आई नीड अ वॉलंटियर, अगर कोई अहमद मुझे ज़रा आपके 2 मिनट चाहिए, ज़रा बात सुनिए। ये ना सबको एक एक दे दें, ठीक है, एक स्टार सबको दे दें। हम छोटी सी ना हम स्टार्ट पे छोटी सी एक एक्टिविटी भी करेंगे, बस एक दो 3 मिनट की, ताकि हम चीज़ों को किस तरह से लर्न करें, हम उसके हवाले से भी कुछ चीज़ें जानेंगे। ये जितने लोगों को ये मिल गए हैं स्टार, ये एक्चुअल में है क्या, कोई बता सकता है? खाने वाली चीज़ ग्लोइंग स्टार्स हैं, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की। ये एक्चुअल में शाइनिंग स्टार्स हैं, ग्लोइंग स्टार्स हैं। इनका प्रिंसिपल क्या होता है, ये कैसे ग्लो करते हैं और ये क्यों करते हैं? अगर आप लाइट बंद करेंगे तो ये आपको रोशन कर देंगे, जैसे आसमान के ऊपर स्टार होता है, ये इस तरह से आपको जो है वो शाइन नजर आएंगे, जैसे आपकी तस्वीर पे नजर। जी, ये बहुत अच्छी बात है। मैं अगर इसमें तो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हम इसको ज़रा शॉर्ट करते हैं। ये एक्चुअल में रात को जब लाइट बंद हो जाती है तो तब ये चमकते हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं चमकते, ये सारा दिन लाइट अब्जॉर्ब करते हैं। अगर लाइट अब्जॉर्ब ना कर सकें तो ये चमक नहीं सकते। उसी तरह ही हम जितने भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं या हमारे किसी भी स्किल में जाते हैं, अगर हम नॉलेज को अब्जॉर्ब नहीं करते, इल्म नहीं बढ़ाते, तो हम भी ग्लो नहीं करते सोसाइटी में। इसलिए हमारा ये प्रॉब्लम आता है। तो ये जितनी लर्निंग इन्वायरमेंट है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेशक वो सोसाइटी के किसी भी प्लेटफॉर्म से हम इंडिविजुअल भी करनी चाहिए। और आई होप कि ये जितने भी आप हम सब डॉक्टर्स हैं, इसी तरह स्टार्स की तरह हम सब ग्लो करें। फर्स्ट वी अब्जॉर्ब, द मेन थिंग इज दैट। एक और मुझे ना इब्राहिम लिंकन की एक कोटेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। उसने कहा था कि अगर मुझे 8 घंटे मिले एक दरख्त को काटने के लिए, तो मैं 6 घंटे सिर्फ अपना जो मेरा कुल्हाड़ा होगा मैं उसे तेज़ करता रहूँगा। वो जिस कुल्हाड़ा ब्लेड जिस चीज़ से भी, हम भी अगर एक अच्छे प्रैक्टिशनर, एक अच्छे सोसाइटी में सर्व करना चाहते हैं, तो ये जो शार्पनिंग वाला काम है ना, तो हमने क्या शॉर्प करना है, हमने अपनी स्किल सेट को शॉर्प करना है, हमने अपने नॉलेज को शॉर्प करना है, प्रैक्टिकल विजडम को शॉर्प करना है। और जब तक ये नहीं करेंगे, फिर वही खुंडी छुरी से जितनी देर मर्जी लगे ना, फिर हमारे ना रिजल्ट्स उतने ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं आएंगे सोसाइटी में। आज भी ये मेरा जो लेक्चर है मैं डेडिकेट करता हूँ डॉक्टर गौरांग गहगवत को। मैंने जो कुछ रेपर्टरी के बारे में सीखा, मैंने इस शख्स से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी, बल्कि इस बंदे की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। रेपर्टरी की मुझे बेसिक्स हो इस बंदे की वजह से आई। ये इंडियन एक डॉक्टर हैं और इनको मैं डेडिकेट करता हूँ। सबसे पहले ना हम थोड़ा सा रिकैप कर लें कि लास्ट सेशन में हमने क्या किया था, कि रेपर्टरी है क्या, उसकी बेसिक कैसी है। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे कि रेपर्टरी को इस्तेमाल प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, कि पेशेंट हमारे पास कैसा आता है, हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे। लास्ट टाइम हमने देखा था कि रेपर्टरी में और मटीरिया मेडिका में ये डिफरेंस है। मटीरिया मेडिका में हम एक रेमेडी होती है, कोई भी एक रेमेडी, फॉर एग्जांपल आर्सेनिकम है, जलसीमियम है, नेट्रम है, उसके आगे बहुत सारी सिम्टम्स हैं। और रेपर्टरी में ऐसा होता है कि एक सिम्टम होती है, उसके आगे बहुत सारी मल्टीपल मेडिसिन होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मटीरिया मेडिका में एक रेमेडी के आगे बहुत सारी सिम्टम्स। इस तरह आर्सेनिकम है, आर्सेनिकम की बहुत सारी सिम्टम्स है, ये मटीरिया मेडिका है, उसमें बेचैनी है, वीकनेस है, उसमें फियर्स हैं, जो भी चीज़ें। रेपर्टरी में ऐसा होता है कि एक सिम्टम बहुत सारी मेडिसिन। फॉर एग्जांपल सिम्टम क्या है, फियर ऑफ डेथ है, फियर ऑफ डेथ, उसके आगे बहुत सारी मेडिसिन, कैलकेरिया, जलसीमियम, आर्सेनिकम, एकोनाइट, फास्फोरस, दिस एंड दैट। अब रेपर्टराइजेशन हमने लास्ट टाइम भी बात की कि रेपर्टराइजेशन है क्या। रेपर्टराइजेशन बेसिकली इंडेक्स ऑफ सिम्टम्स है, इंडेक्स बना हुआ है, सिम्टम्स को ग्रेड किया हुआ, उसके आगे बहुत सारी मेडिसिन हैं। मटीरिया मेडिका में ऐसा होता है कि हम एक मेडिसिन को टोटली सिर्फ एक मेडिसिन को पढ़ते हैं। यहाँ पे हम एक सिम्टम को स्टडी करते हैं, उसके आगे जितनी भी प्रोबेबल मेडिसिन आए वो हमें ये पता चलता है ये हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, पेशेंट यहाँ पे कहीं हो सकता है। अब थोड़ा सा आगे, रेपर्टरी का पर्पस ये है कि हमारी मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम सारी चीज़ें ना अपने माइंड में स्टोर कर सकें, फिर हमें रेपर्टरी की ज़रूरत पड़ती है। और रेपर्टरी का जो सबसे अहम थीम है वो होम्योपैथी की जो बेस है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है। हम केस को इंडिविजुअलाइज करते हैं, केस हमारे पास आया, हम उसको एग्जैक्टली होम्योपैथिक रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत देखते हैं कि इसकी स्ट्रेंज, रेयर, पेक्यूलियर सिम्टम्स हैं कौन सी, उसकी बेस पे प्रेस्क्राइब करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स और होंगे। एक बड़ी माजरत के साथ हमारे बहुत सारे लोग, हम खुद भी
हम होम्योपैथी को एलोपैथिक तर्ज पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब जनरलाइज कर रहे हैं। एक केस हमारा किसी एक मेडिसिन से ठीक हो गया, उसको जनरल सारी पॉपुलेशन में जब मेडिसिन देते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारे लिए, वो पे बैक हमें फेलियर की तौर पे करता है। और हमने कहा था रेपर्टरी के कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके चैप्टर्स होते हैं, रुब्रिक्स हैं, सब रुब्रिक्स हैं। ये इसके चैप्टर्स की ग्रेडिंग है कि वो माइंड होगा, हेड, जिस तरह इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। ये अब इसकी ग्रेडिंग होती है कि बोल्ड है, टैलिक है, फिर प्लेन है, ये चीज़ें हम लास्ट टाइम में डिस्कस की। अच्छा, अब ये रेपर्टरी एक्चुअल में है क्या? अब हम ना अपने असल टॉपिक पे आते हैं। रेपर्टरी बेसिकली ये होम्योपैथी गूगल है। जिस तरह हम गूगल पे जाते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, हम फैसलाबाद की हम चीज़ें सर्च करेंगे, फैसलाबाद में क्या, शायद सबसे पहले घंटा घर आएगा, हमें आइडेंटिफाई करेगा कि फैसलाबाद एक्चुअल में है क्या। इसी तरह हम किसी भी पेशेंट को करते हैं ना, तो हम पेशेंट का जो कुछ हमारे पास पेशेंट पूल आता है हम रेपर्टरी में देते हैं, फिर हम मेडिसिन देंगे तो हमारे सक्सेस के चांस और पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब रेपर्टरी में ना, ये मेरे हाथ में रेपर्टरी है। रेपर्टरी में हम अंदर इसको कैसे, जब कोई पेशेंट आया, पेशेंट हमारे पास कुछ सिम्टम लेके आएगा, कुछ प्रेजेंट करेगा कि डॉक्टर साहब मुझे ये पेन है, मुझे सर में दर्द है, मुझे किडनी में पेन है, या लिवर के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, वट पेशेंट कुछ एक्नी के साथ आया। हम क्या कर सकते हैं, सर्च दो तरह से कर सकते हैं। पहले तो ऐसा करते थे हम, ये खोली, जिस तरह ये कोई, ये देख सकते हैं ना, ये इसके लिखे हुए, ये स्टूल है, यूरिन है, ये इसके चैप्टर्स हैं। हम किसी भी चैप्टर में गए, फॉर एग्जाम्पल ये हेड के चैप्टर में गए, हेड के चैप्टर में गए, रुब्रिक, मेन रुब्रिक पेशेंट किसके साथ आया, उसके आगे सब रुब्रिक उसके साथ जाके फिर पेशेंट को एग्जैक्ट फाइंड करते हैं कि पेशेंट ने एग्जैक्ट पिक्चर क्या प्रेजेंट की और हमारे पास एग्जैक्ट उसकी रुब्रिक क्या है। ये तो हो गया मैनुअल। जब भी करेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही सर्च की ऑप्शन है, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर पे यूज़ करते हैं, क्योंकि लेटेस्ट दौर है, हम 2020 में बैठे, तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे अवेलेबल्स हैं, उसमें हमारे पास दो ऑप्शन होती हैं। मैं आपको ना प्रैक्टिकली थोड़ी चीज़ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम गए, एक पेशेंट आया, उसने कहा कि मुझे डॉक्टर साहब सर दर्द होता है, हेड के चैप्टर में हेडेक, सर की दर्द में चले गए, उसने कहा मॉर्निंग एग्रावेशन है। हमारा फेलियर ये भी आता है कि पेशेंट आगे का डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द हो रहा है, तो हम डायरेक्ट हेडेक, बस फेलियर। ये इतना जनरलाइज है, हम फेलियर होंगे कभी बहुत ज़्यादा, कोई शायद 100 में से 5-7%, 2% शायद चांस हो तुक्का लगने के, नहीं तो नहीं लगेंगे। हेडेक, मॉर्निंग हेडेक, इसके आगे भी लिखा जा सकता, इसकी और सब रुब्रिक्स भी हो सकती हैं पेशेंट को, कि सुबह सुबह होता है या जैसे अभी बेड पे होते हैं तब भी होना शुरू हो जाता है। ये देखें कि इसकी सब रुब्रिक है। फिर ये बेड इन, कि अभी पेशेंट बेड पे ही है, पेशेंट ने कहा कि मुझे उसी वक्त सर दर्द होने लग गया। इससे भी आगे प्रिसाइज देखें कि उन्होंने कहा बेड इन या फर्स्ट मोशन ऑन, अभी बेड पे है तब तक ठीक है, जैसे ही उसने पहली दफ़ा उठा, अपने आप को पेशेंट उठा, उसने कहा डॉक्टर साहब मेरा सर दर्द स्टार्ट हो गया। एक तो ये बताने का मकसद ये था कि ये सर्च की ऑप्शन है। एक तो इस तरह कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं कि हम सर्च में गए, हेडेक, मॉर्निंग, बहुत सारी रूलिक्स आ गई, हेड पेन, मॉर्निंग, फर्स्ट मोशन, हम एग्जैक्ट फिर उसी जगह पे आ गए। दो तरह के हो सकते हैं, सर्च में कर लें। सर्च में क्या होता है कि हम कीवर्ड से सर्च करते हैं। हम वापस अपनी उस पर आते हैं। मैं एक्चुअल में ये जो रडार मैं यूज़ कर रहा हूँ ये तो फ्री है, लेकिन एक और सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ, वो कंप्लीट डायनामिक है ना, वो पेड है। आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, पेड भी यूज़ कर सकते हैं। ये रडार है, जो मैं, ये जो दूसरा सॉफ्टवेयर है ना, ये पेड है, ये कंप्लीट डायनामिक, इसमें कंप्लीट रेपर्टरी है और ये 2020 तक की अप टू डेटेड है, ये ऑटोमेटिक अप टू डेट होती रहती है। अब हम रेपर्टरी में, अब हम पेशेंट को लेके क्या जाएंगे, रेपर्टरी हमें क्या बताएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, पेशेंट जब भी हमारे पास कोई सिम्टम प्रेजेंट करेगा, वो किसी लोकेशन के साथ हमारे पास आएगा। वो कहेगा मेरे सर में दर्द है, मेरे डॉक्टर साहब ये आर्म में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, किडनी में पेन है, या तो वो किसी ऑर्गन का नाम लेगा, बॉडी या स्किन के इश्यूज हैं, जो भी इश्यूज है ना, वो उसकी लोकेशन है। रेपर्टरी में ये जितने चैप्टर हैं, ये सबसे बड़ी लोकेशंस है, आइडेंटिफाई करती है कि अपने पेशेंट को हाँ इस चैप्टर में लेकर जाना है।
उसके बाद फिर मोडेलिटीज़ हैं, टाइम, हम एक एक करके ना उसको देखते भी हैं। सबसे पहले ये जितने चैप्टर्स हैं ये हमारी बड़ी लोकेशंस हैं पेशेंट को देखने के लिए। पहली होगी लोकेशन, दूसरी हम मोडेलिटीज़, पेशेंट जब हमारे पास प्रेजेंट करता है, पेशेंट ने आके कहा कि डॉक्टर साहब मुझे सर दर्द है, और मुझे मोडेलिटीज़ किस चीज़ को कहते हैं कि जिस चीज़ से पेशेंट को सुकून मिले या जिस चीज़ से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिससे तकालीफ बढ़े या कम हो। फॉर एग्जांपल पेशेंट ने कहा कि सर दर्द है और दबाने से बढ़ता है, अगर किसी का बढ़ता है सर दर्द वो भी रेपर्टरी में बताएगी, कम होता है वो भी बताएगी। फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में मैंने कहा कि हेडेक है, प्रेशर एग्रावेशन, एक्सटर्नल प्रेशर, पेशेंट कहता है सर दर्द इतना है डॉक्टर साहब हाथ भी लगाए नहीं बर्दाश्त होता, तो हम पहले वाली रूब्रिक लेंगे ना, हेडेक, एक्सटर्नल एग्रावेशन। फिर सेकंड है अगर तो अमेलुरेशन हो, दबाने से सुकून मिल रहा हो, तो हम पेशेंट की ये रूब्रिक में जाएंगे। ये है उसकी मोडेलिटीज़, मतलब और क्या क्या बता सकते हैं। फिर नीचे हेडेक, डार्कनेस एग्रावेशन, पेशेंट कहता है अंधेरे में मुझसे नहीं रहा जाता डॉक्टर साहब, मेरा सर दर्द ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके अपोजिट भी पेशेंट आ सकता है, वो कहेगा सुकून ही अंधेरे में होता है। तो रेपर्टरी हमें दोनों एंड बता देती है, मतलब किसी पेशेंट को कोल्ड एग्रावेशन है तो किसी को वार्मथ एग्रावेशन है, रेपर्टरी आपको दोनों ऐसे सामने खोल के रख देती है। हम पेशेंट से एग्जैक्ट पूछते हैं आपको बिल्कुल कोल्ड से एग्रावेशन, वो कहता है जी, फिर हम उस रूब्रिक में जाते हैं। इसके अलावा टाइम मोडेलिटीज़, टाइम बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। हम जब भी पेशेंट से पूछते हैं, हम पूछते हैं कि किस टाइम पे आपको ये एग्रावेशन होती है, गले में पेन है, कब हुई, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है। उसके अलावा मून की साइड्स हैं, चाँद, कुछ लोग आके कहते हैं डॉक्टर साहब जब चाँद की तारीखें शुरू होती हैं तो तकलीफ ज़्यादा होती हैं, कुछ कहते हैं फुल मून पे ज़्यादा होती हैं। मेरे पास अभी एक रिसेंट एक केस था एक्जिमा का, उसने कहा डॉक्टर साहब मैंने ये नोट किया है जैसे ही 14 तारीख चाँद की आती है वो चाँद वो नीचे जाना शुरू होता है तो मेरी तकलीफ बढ़ रही होती है। तो ये रेपर्टरी की रूब्रिक है, हम ये सर्च आउट कर सकते हैं ये चीज़ें ना। अब ये हमें ना ये पता होना चाहिए कि हमने सर्च कहाँ पे करनी है। इन्वायरमेंट में गए, ये मून, इन्वायरमेंट में मैं आपको ना थोड़ा आराम से बताता हूँ। ये हम इन्वायरमेंट की एक ना मेन चैप्टर है हमारा। अब ये मून उसमें है, अब मून में जाके ये डिक्रीजिंग मून एग्रावेशन, ये देखें, ये डिक्रीजिंग मून, ये वाली रूब्रिक है, यानी फुल मून के बाद डिक्रीज हो रहा है ना। पहले मून तो भी जब 14 तक जा रहा है तो अभी वो इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद डिक्रीज हो रहा है। हम कितना प्रिसाइज पेशेंट को कर सकते हैं, ये तो उसकी एक रूब्रिक है, और 2 3 4 रूब्रिक लेंगे तो हम एग्जैक्ट पेशेंट को पकड़ लेंगे, पेशेंट है कहाँ पे। उसके बाद हमारे साइड्स, ये बड़ी अहम है। पेशेंट आके कहे डॉक्टर साहब सर दर्द होता है, तो हम अगर तो आगे कहे ना सर दर्द होता है तो हम पूछते हैं कहाँ पे होता है, डॉक्टर साहब कभी इधर कभी इधर कभी इधर। फिर हम साइड नहीं लेंगे, पहले कंफर्म करेंगे कि एग्जैक्ट इसी साइड पे। वो कहेगा डॉक्टर साहब जब होता है राइट साइड पे होता है, माइग्रेन है राइट साइड, अच्छा सर दर्द राइट साइड, फिर हम राइट साइड लेंगे। या वो कहेगा बिल्कुल लेफ्ट साइड पे, तब लेंगे। अब एक और बड़ी मज़े की चीज़ है जो रेपर्टरी हमें बताती है, एक्सटेंशन। मेरे पास एक माइग्रेन का केस था, तो मैंने वो एक जगह पब्लिश भी किया है, वो शायद वो होगा। वो कहती थी डॉक्टर साहब मुझे माइग्रेन का बहुत ज़्यादा पुराना मसला है, उसका बेटा भी डॉक्टर है, वो मेरे पास लेके आए, तो उन्होंने कहा कि सर दर्द होता है और दांतों तक आता है। अब मेरे लिए ना, अब पेशेंट को मेडिसिन वो मिलनी चाहिए जो हमारी प्रूविंग के दौरान या क्लिनिकल फाइंडिंग के दौरान हमारी रेपर्टरी में पेशेंट को हेडेक एक्सटेंड करता है दांतों तक। चाइना दी थी मैंने उसे, वैसे उसके बाद मैंने एक दफ़ा कार्बोवेज भी दी थी, लेकिन मेन उसकी मेडिसिन चाइना ने इतना ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट दिया उसको, वो और इरेक्टेशंस थे, बाकी केस पूरा था, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब दूसरा क्या हो सकता है कि हेडेक एक्सटेंड करता है आइज़ तक। एक्सटेंशन हमें बड़ी ज़रूरी है। पेशेंट आता है, उसने कहा डॉक्टर साहब अच्छा ये सिर्फ हेडेक नहीं है, ये मैं सिर्फ हेड पे इसलिए रह रहा हूँ। हम एक चीज़ें एक दफ़ा देख लें, इसके बाद हम बाकी सारे चैप्टर इसी तरह को रिलेट करेंगे। किडनी पेन के साथ आ गया, उसने कहा कि डॉक्टर साहब किडनी पेन एक्सटेंड करती है टेस्टीज तक या यूरिन वाली नाली तक, या पेशेंट आ कहता है पीनस तक एक्सटेंड करती है, या वो कहेंगे बैक पेन है वो एक्सटेंड करती है थाइस तक। ये जितनी एक्सटेंशन हैं ये पेशेंट को ना बिल्कुल सबसे अहम चीज़ होती, वो अलग कर देती हैं आपको। आप सबसे ज़्यादा अहम हमारे लिए वो रिलायबल सिम्टम्स होती हैं, उनकी बेस पे प्रेस्क्राइब करेंगे तो हमारे रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे। होम्योपैथी की असल है भी यही कि इंडिविजुअलाइज करें, तो इंडिविजुअलाइज इस तरह कर सकते हैं। फिर अल्टरनेशन है,
फॉर एग्जांपल पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब या तो मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा होता है, सर दर्द हटता है तो मुझे मोशन लग जाते हैं। पोर्डोफाइलम मैंने ऐसे देखे गए इस तरह से, अल्टरनेशन भी। ये जितनी चीज़ें ना, मैं ये जनरल इसलिए बता रहा था कि कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। डॉक्टर साहब एक मिनट आइएगा। अच्छा, ये ऐसा जिस तरह हमने अभी बात की बस बड़ा, जिस तरह हमने अभी बात की कि वो जितने मैंने सिम्टम ली वो सारी मैंने हेड की ली। पेशेंट आया, उसकी हेड की सिम्टम है, हमने ले लिया, हेड की मोडालिटीज़ हैं, मॉर्निंग है, एग्रावेशन है, इवनिंग है, जो भी नाइट है, हमने टाइम मोडालिटी ले ली, टाइम ले लिया, काजिटिव फैक्टर ले सकते हैं, वो रेपर्टरी हमें बताएगी। उसके अलावा हम ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये हेड की ले सकते हैं, बाकी पूरी बॉडी को भी इसी तरह, सारे चैप्टर इसी तरह रेंज है। स्टमक की पेन है, मॉर्निंग एग्रावेशन ले। रेक्टम डायरिया, एक पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे सुबह सुबह उठ के डायरिया आता है, हम सल्फर देते हैं, नेट्रम सल बहुत अच्छी मेडिसिन है। डायरिया मॉर्निंग एग्रावेशन है। अब ये भी यहाँ तक पूछ सकते हैं कि सुबह सुबह होता है या वो फर्स्ट मोशन पे, हम देखते हैं उसकी रूब्रिक भी। हम रेक्टम के चैप्टर में गए। अब हमें ना ये जो रूब्रिक हंटिंग है ना, कि हमें पता कैसे लगे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस से चीज़ें आती हैं कि डायरिया किस चैप्टर में है, कॉन्स्टिपेशन कहाँ पे है, नर्व की पेन है तो वो कहाँ पे है, लिवर कहाँ पे है। ये मर्फी के जो मेरे पास रेपर्टरी है रडार में, इसने तो चैप्टर्स अलग किए हैं। इसने लिवर का चैप्टर अलहदा है, ड्रीम्स अलहदा है, माइंड अलहदा है। हम रेक्टम में गए, यहाँ पे देखा डायरिया, रेक्टम डायरिया। अब अगर जनरल डायरिया ले लेंगे ना तो हम कहीं पे भी नहीं पहुँचेंगे, चाँद भी तो पहुँचेंगे, फेल हो जाएंगे। अब मॉर्निंग एग्रावेशन, मॉर्निंग। अब पेशेंट आके कहता है ना डॉक्टर साहब मुझे सुबह सुबह मोशन आते हैं। हमारा काम, अगर हम वहाँ पे होम्योपैथिक डॉक्टर रुक गए तो 70% चांस है हम यहाँ पे आके भी फेल हो जाएंगे। इससे मज़ीद पूछना है कब होता है। अब मॉर्निंग के आगे रेपर्टरी हमारी हमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ बता सकती है। आपका पेशेंट ये तो नहीं है, ये तो नहीं, ये तो नहीं। जब हमें थोड़ा सा, हमें डॉक्टर को वही बात है, हम ग्लो तब करेंगे जब हम ऑब्जॉर्व करेंगे, हमें पता होगा ना, तो तभी हम पेशेंट से वो चीज़ें पूछ सकते हैं। मॉर्निंग एग्रावेशन, ये मैं इसकी रूब्रिक पूरी खोल देता हूँ। उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, पेशेंट आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे अक्सर 4 बजे आंख खुलती है, मोशन आ जाता है। ऐसे भी पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ये देखिए बेड ड्राइविंग आउट ऑफ, मतलब मॉर्निंग डायरिया है, वो कहता है मुझे बेड से फटा जल्दी से उठना पड़ता है वॉशरूम जाने के लिए, इतनी अर्जिंग होती है, राइजिंग है। फिर उसके अलावा मोशन एग्रावेशन। बात करने का मकसद ये है कि जिस तरह हमने हेड की सिम्टम ली, रेक्टम डायरिया की ली, पूरी बॉडी के यही सारी चीज़ें हो सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप डायरेक्ट लिवर में जाके उसकी भी, लिवर का कैंसर देख सकते हैं, वो देख सकते हैं। ये रेपर्टरी हमें हेल्प करती है। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब ना ये तो कुछ चीज़ें बेसिक हो गई कि रेपर्टरी में ये चीज़ें देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। असल जो मेन बात है ना कि रेपर्टराइजेशन के ना 2 मेथड हैं। हमने ये कैंट की, जेटी कैंट हमारे पास सामने, इसने स्टार्ट पे ये 2 चीज़ें लिखी कि 2 किस्म की रेपर्टराइजेशन हो सकती है। होम्योपैथिक डॉक्टर जो रेपर्टराइजेशन करते भी हैं उनकी फेलियर बहुत बड़ी, पता क्यों? वो मैनुअल रेपर्टराइजेशन करते हैं। एक होती है मैनुअल, एक होती है आर्टिस्टिक। मैनुअल में वो क्या काम करते हैं, पेशेंट आया, सारी सिम्टम ले ली, क्या होता है, बुखार है, अच्छा वो भी, और गला ख़राब, और सर दर्द, और वो फ्लैचुलेंस भी थोड़ी सी होती, और सब कुछ ऐसा दगड़ मगड़ करके, और पता नहीं हम उसका बना के रेपर्टरी को देंगे ना, रेपर्टरी उसी तरह का एक अजीब सा आंसर हमें देगी। हो सकता है वो सिर्फ सल्फर तक की, पोलिक्रस जो 3-4 मेडिसिन है 5 वही दे, कभी हम क्योर की तरफ नहीं जा सकते। हम इस तरह की अगर प्रैक्टिस करेंगे, ये मैनुअल मेथड को बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर करेंगे तो हम जो है ना अपने आप को कभी ये भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे हमारे रिजल्ट्स कितने % है। हमने 10 केस देखे, उसमें से कितने ठीक हुए हैं वो पता ही कुछ नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ ना इसकी एग्जांपल्स नहीं, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आ गया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे ना वो तप्पड़ से निकलते हैं, आर्टिकेरिया कहते हैं उसे, हाइव्स है, यानी एलर्जिक रिएक्शन होता है बॉडी में, वो तप्पड़ से बॉडी बना देती है। अगर हमने इसकी जनरल रूब्रिक ले ली ना, अक्सर लोग क्या करते हैं, आर्टिकेरिया, वो पेशेंट को ऐड, तो फाइनल एनालिसिस में हमारा फेलियर पक्का है, ये कंफर्म बात है। या पेशेंट आगे कहते हैं डॉक्टर साहब गुस्सा बहुत आता है इस पेशेंट। अच्छा गुस्सा क्या आता है हमारे, मैंने अक्सर कई दफ़ा लोग देखे, क्या करेंगे, माइंड एंगर ईजीली, बस। हम ईजीली का क्या मतलब है, उसको पूरा जब तक जस्टिफाई नहीं करेंगे, ये रूब्रिक ले लेंगे। अच्छा जो रूब्रिक लेंगे ना, आपका माइंड उतना हो जाएगा,
बहुत बड़ी रुब्रिक ले ली तो इतना गुम हो जाएंगे पता ही नहीं लगेगा, बहुत छोटी रुब्रिक ले ली तब भी नहीं समझ आएगी। बहुत बड़ी रुब्रिक हो या बहुत छोटी हो, वो पेशेंट से एग्जैक्ट मैच करनी चाहिए, अगर नहीं कर रही तो हम फेल हो जाएंगे। किडनी पेन है, पेशेंट आया, पेशेंट ने प्रेजेंट किया, 115 मेडिसिन है किडनी पेन की। अगर हमने, अच्छा रेपर्टरी इतनी टफ नहीं है, होता ये है, अब किडनी पेन है, पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा डॉक्टर साहब गुर्दे में बहुत ज़्यादा पेन, हम उसे पूछे ना आगे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है पेशेंट आगे के, अक्सर ये डॉक्टर साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे, किडनी पेन के पेशेंट को अक्सर वॉमिट आती है साथ। हमारी रुब्रिक है ओसीमम कैन, मैंने इतने पेशेंट्स को दी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक किडनी का चैप्टर है, इसमें किडनी पेन, बल्कि अच्छा रेपर्टरी में सर्च करने के 2 वेज होते हैं, यानी इसको भी सर्च करने के, या तो किडनी पेन के आगे सब रुब्रिक हो, या जो हो रहा है मतलब वॉमिटिंग आ रही है ना, मैं स्टमक के चैप्टर में गया, वॉमिटिंग किडनी ओरिजिन या किडनी का पेन होगा, या एक और हम तीसरा किडनी वॉमिटिंग, जब हमें ना मिल रही हो सर्च पे कर लेते हैं। अच्छा यूरिटेरिक जो होती है ना हमारे पास, यूरिटेरिक पेन, जब स्टोन आके यूरिटर में स्टक हो जाए, ऑसीमम कैन, वहाँ पे अगर उसके साथ वॉमिट आपके पेशेंट प्रेजेंट करता है ना, हम कितना प्रिसाइज 115 मेडिसिन पे, एक मेडिसिन पे भी आ गए, हम 5 पे भी आ सकते हैं। तो इस तरह क्या करते हैं, ये जो हमारा मैनुअल सिस्टम है ना, उससे हम निकल आते हैं। अच्छा आर्टिस्टिक में क्या होता है? आर्टिस्टिक मेथड ये है, पेशेंट जो हमारे पास सिम्टम लेके आएगा, हम उसको पहले जज करेंगे, ये पेशेंट सही कह रहा है, एग्जैक्ट ऐसा ही हो रहा है जिस तरह मैंने, अच्छा जो हम परसीव करते हैं वो पेशेंट से पूछते भी हैं, क्या बिल्कुल आपको ऐसा ही हो रहा है, सर दर्द है, आँख में आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही, राइट में लेफ्ट में, वो कहता नहीं डॉक्टर साहब इधर ही है, ये देखें इधर, हमें ये कंफर्म हो गया हेडेक है, एक्सटेंड कर रही है राइट साइड पे, तब हम लेंगे रुब्रिक। अगर इससे पहले ले ली तो तब हम फेल हो जाएंगे। फिर वो रुब्रिक लेनी चाहिए पेशेंट की जो पेशेंट की बिल्कुल एग्जैक्ट पर्सनालिटी को वो बता रही हो ना, पेशेंट की डॉक्टर साहब मुझे ये हो रहा है, जिस तरह मैंने कहा कि किडनी पेन है, वो कहता है डॉक्टर साहब दर्द के साथ वॉमिटिंग बहुत आ रही है, ये स्पेसिफिक हम उस पेशेंट तक पहुंच गए। फिर हमारा इसके अलावा क्या काम होता है कि पेशेंट को ना हमने स्ट्रेंज रेयर वो पिक्यूलियर साइन एंड सिम्टम्स तक पहुंचना होता है। अक्सर आपने एक रुब्रिक है, मैंने बहुत रुब्रिक ली है, पेशेंट आ कहता है डॉक्टर साहब मुझे पसीना बहुत आता है रात को, मैं कहता हूँ सारे जिस्म पे आता है, कहता नहीं जो चीज़ नीचे होती है बॉडी की वहाँ पे और कितनी वो होगी, इसको कहते हैं परस्पायरेशन पार्ट्स लेन ऑन। मैं आपको रुब्रिक दिखाता हूँ, परस्पायरेशन का एक चैप्टर है, ये देखिए परस्पिरेशन सिंगल पार्ट्स लेन ऑन, मतलब सिर्फ उन पे रुब्रिक कितनी रह गई हमारे पास, मेडिसिन 8। ये रेपर्टरी का काम है। रेपर्टरी अगर आपने इतने बड़े पहाड़ को आपने छोटा सा सामने बना के ऐसे करके नहीं देख सके, फिर इसका मतलब है कि हमें रेपर्टराइजेशन में ना और सीखने की ज़रूरत है। हमें अगर वो इतना ज़्यादा पेशेंट को इतना टफ केस ईजी नहीं कर रही, तो फिर हमें ना रेपर्टरी का हमें और इस पर मेहनत करनी चाहिए। और रेपर्टरी सीखनी भी इसलिए चाहिए कि इतना बड़ा जो होम्योपैथी का एक हमें लगता है कि समुंदर है, उसमें कैसे घुसे। आप एक कतरे से पूरे समुंदर की हकीकत को देख सकते हो। ये मौलाना रूम ने कहा था कि आपको कतरे से समुंदर की हकीकत को देखना आना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ना एक केस था, मुझे ये बड़ा मज़े का लगा। ये ना एक फ़ीमेल आई, लड़की थी तकरीबन 16 साल की, उसकी वालदा साथ थी। तो डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा था, पेन बहुत ज़्यादा थी। उसकी वालदा ने कहा डॉक्टर साहब मैं बड़ी मुश्किल से इसको लेके आई हूँ, एक तो इसको वोमिटिंग बहुत ज़्यादा है, नोज़िया बहुत ज़्यादा है, दिल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। वो क्लिनिक पे बैठ के भी बाहर 2-3 दफ़ा गई। तो जिस तरह हम ना पेन बहुत ज़्यादा है, अपनी वालदा की उसने लैब पे ना, यानी उसकी गोद में लेटी हुई थी। तो ये एक जनरल चीज़ है ना, हम इसकी बेस पे प्रेस्क्राइब करेंगे, वो मैनुअल सिस्टम वाला चले जाएगा, मैनुअल मेथड, हम फेल हो जाएंगे। सबसे पहले मैंने भी ऐसा ही किया जिस तरह हम करते हैं, जनरल कॉलोसन दी 1 5 मिनट के बाद मैंने कहा मुझे बताना इसका कोई इफेक्ट नहीं, मैग्नीशिया फॉस दी। मेरे पास पेशेंट थे, मैंने लड़के को कहा ये नहीं ये दे दो। जब 2-3 दफ़ा इस तरह मैं फेल हो गया ना 2-3 मेडिसिन से, मैंने कहा कि मैं इसके पास गया, मैंने जाके देखा
मैंने ना ऑब्ज़र्व किया कि वो एक तो वो जो डिस्पेंसर है पानी वाला क्लिनिक में, वो बार बार पानी पी रही है। मैंने कहा पेशेंट को मेडिसिन वो देनी चाहिए कि ड्यूरिंग मेंसेस जिसमें थर्स्ट हो। एक चीज़ मुझे कंफर्म मिल गई ना। दूसरी बात यह कि जब मैंने ना बच्ची को हाथ लगा के देखा, उसके हाथ तो बहुत ठंडे थे, तो मैंने उसकी वालदा से कहा, कहती पाँव तो इसके इससे भी ज़्यादा ठंडे हैं। अब मुझे रुब्रिक कौन कौन सी चाहिए, अब मुझे मेडिसिन कौन सी चाहिए जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाएं। सबसे पहले हम ना इसके स्टमक के चैप्टर में गए। स्टमक, नौजिया, ये नौजिया, मेंसेस ड्यूरिंग, ये क्योंकि सॉफ्टवेयर है इसमें बहुत जल्दी इजी हो जाती हैं। इस पे काम करना बड़ा मुश्किल है, वो नंबर काउंटिंग करना। बल्कि जितने यंग लोग हैं होम्योपैथिक, आप भी और ये जितने और भी लोग हैं, मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ये सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट हो जाओ। आहिस्ता 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 आप एक केस 5 मिनट में भी हल कर सकते हैं। अच्छा, नौजिया, अब नौजिया को मज़ीद भी हमने आर्टिस्टिक वे किसको कहते हैं, नौजिया लिया यानी मतली मेंसेस ड्यूरिंग, मेंसेस ड्यूरिंग, ये एक रुब्रिक ली हमने, ये सिलेक्ट कर ली। दूसरी ली स्टमक, वॉमिटिंग, मेंसेस ड्यूरिंग, 2। फिर तीसरा स्टमक में जाके थर्स्ट, मेंसेस ड्यूरिंग, 3। अब पेशेंट के वो जो मैंने उसके हाथ देखे बहुत ज़्यादा ठंडे थे, ये उसकी पिक्यूलियर सिम्टम थी। सबको ऐसे नहीं होता। आपने कभी मेंसेस के ड्यूरिंग मेंसेस आपने कुछ फीमेल को मेडिसिन दी होगी, पल्सटीला, हाथ पाँव जलते बहुत ज़्यादा हैं, यानी सबको ऐसा नहीं होता, ये उसकी पिक्यूलियर सिम्टम्स हैं। हैंड्स, कोल्डनेस, मेंसेस ड्यूरिंग, वेरेट्रम एल्बम। और मैंने और एक मज़े की बात बताऊं, वेरेट्रम एल्बम दी बच्ची को, मैंने कहा कि मैंने डिस्पेंसर को कहा इसे दो। 10 मिनट के अंदर अंदर ना वो बच्ची खुद उठ के मेरे पास अंदर कैबिन में आ गई। उसने कहा ये ठीक है। इसका क्या मकसद था, जब पहले मैं भी जनरलाइज प्रैक्टिस कर रहा था, मैं भी फेल हो रहा था। हम सारे ऐसे ही करते हैं, हमें आहिस्ता आहिस्ता ना आर्टिस्टिक वे में शिफ्ट होना चाहिए। अगर हम नहीं होते ना तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वही है कि हमारा टाइम गुजर जाएगा, लेकिन हमारे अंदर उतनी स्किल्स डेवलप नहीं होगी जितनी होनी चाहिए। अच्छा, मैंने इसको वेरेट्रम और भी ज़्यादा मैं क्लियर पता क्यों हो गया, ये पेशेंट मेरे पास एक दफ़ा पहले आई थी कुछ अर्सा पहले, और उसकी वालदा ने एक बड़ी स्ट्रेंज सिम्टम बताई। उसने कहा कि 15-16 साल बच्ची की एज है और ये अक्सर रात को ऐसा करती है या वो ट्रोज़र उतार देती है। कहती नींद में, इसे नहीं पता होता, नींद में ऐसे चलती फिरती है। जब मैंने वेरेट्रम देखी ना तो मुझे एक और चीज़ समझ आई, इसकी माइंड पिक्चर भी। उसके बाद वो बच्ची अब तक ठीक है। माइंड में जाके एक रुब्रिक है शेमलेस, फिर उसमें एक्सपोज द पर्सन। मैंने जब ये रुब्रिक ली ना, ये बाद में मैंने देखी, इसमें भी वेरेट्रम है। मैंने इस पेशेंट को, क्योंकि ये जब मेरे पास पहले वो बच्ची आई थी तो मैंने हायोसैमस दी थी। हायोसैमस भी इस तरह से करता है, लेकिन मैं फेल हो गया था क्योंकि एक उसकी रुब्रिक ली थी। ये थोड़ा सा और डीप हो जाएगा, मैं इतना ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ मैंने 1-2 ही केस हैं। क्या एक रुब्रिक पे मैंने हायोसैमस दे दी ना, मुझे और कोई सिम्टम नहीं मिल रही थी ना उसकी, अब काफ़ी सारी और भी सिम्टम्स मिल गई, तो मेरे लिए और भी ईजी होगा पेशेंट को समझना। और एक आप सब लोगों को एक सजेस्ट करूं, घबराया ना करें पेशेंट ज़्यादा सिम्टम्स दे। अक्सर ऐसा होता है, इतनी पिन पॉइंट कोई बात बता देता है कि हमें प्रेस्क्राइब करने के लिए आसानी हो जाती है। और ऑलवेज प्रेस्क्राइब करें सॉलिड सिम्टम्स पे, बिल्कुल पेशेंट के डॉक्टर साहब ये तो है ही है। अब ये उसका मैंने रेपर्टरी, अब ये देखें ना रेपर्टरी हमें कितना ज़्यादा क्लोज ले जाती है। मैंने बहुत सारे पेशेंट को एक रुब्रिक पे एक ही मेडिसिन है कि बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स यूज़ करने के बाद अगर एक्नी है, चेहरे पे इरप्शंस हैं, पूरी रेपर्टरी में एक ही मेडिसिन है बोविस्टा, जो बहुत ज़्यादा अहम है। मैंने अब रुब्रिक कितनी रिलायबल चीज़ है ना, अगर आपने एग्जैक्ट ढूंढ ली तो आप बहुत ज़्यादा, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। मैंने रिसेंट एक देखा, कुराइजा का केस था, ये नज़ला का। हम जनरल ले लें ना, पेशेंट को जी नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया, तो वो जनरल है, वो मैनुअल सिस्टम है, वो हम फेलियर है। वो उनकी एज होगी मेरा ख्याल 50-60, तो उन्होंने मुझे एक बात बड़ी दिल करता है, मैं ज़्यादा खाऊं, मुझे ना भूख ज़्यादा लगने शुरू हो जाती है। अब ये देखें ना कि हमें ऐसी मेडिसिन चाहिए जिसमें कुराइजा हो और उसमें भूख का एलिमेंट दोनों इकट्ठे पाए जाएँ उस फेज़ में। मैंने रुब्रिक ली, शायद यहाँ पे नोज कुराइजा हंगर विद भूख के साथ। आर्स आयोडाइड मैंने दी। आर्स आयोडाइड ना फाटक की रेपर्टरी में सिर्फ एक ही मेडिसिन है, वो आर्स आयोडाइड है।
और बहुत ज़्यादा पेशेंट रिमार्केबल इम्प्रूव हुआ। और एक और चीज़ बताऊं कि अक्सर हम आर्सेनिकम दे के जहाँ पे फेल हो रहे होते हैं ना, कभी लग रहा होता है, तो आर्स आयोडाइड को भी स्टडी किया करें, उसकी मोडालिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, मिलती हैं, तो पेशेंट के इम्प्रूव होने के चांसेस हमारे लिए ज़्यादा। अब हमारे पास पेशेंट आ गए। मैंने ना रिसेंट एक देखा, जिस तरह अर्टिकेरिया का, मैंने ना तकरीबन इस महीने में को 3-4 अर्टिकेरिया के केस देखे, 3-4 बड़े डिफरेंट थे। एक बंदा आया, उसने आके कहा डॉक्टर साहब मुझे ना अर्टिकेरिया है, उसकी साइन एंड सिम्टम ये थी, मुझे ये तफड़ निकल आता है ज़िंदगी। मैंने कहा कितनी देर हो गई? कहता 5 साल। अच्छा, मैंने कहा और उसकी, मैंने कहा क्या करते हो? कहता स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता हूँ। मैंने कहा कुछ खाने पीने से? कहता मुझे 5 साल में नहीं पता चला कि क्या मैं खाऊं तो निकलते हैं, क्या नहीं निकलते। मतलब वो कहता कभी एक दफ़ा गोश्त खाने से निकले थे। अगर मैं गोश्त खाने की बात की रुब्रिक ले लूँगा ना, क्योंकि वो हर दफ़ा नहीं होता, तो मैं फेल हो जाऊँगा। उसने ना एक से एक चीज़ बताई, कहता डॉक्टर साहब इस पूरे टाइम में मैंने एक चीज़ देखी है, जब मैं सो के उठता हूँ ना, या सुबह अभी मैं बिस्तर पे ही होता हूँ, उस वक्त मुझे ये ज़रूर होते हैं। बाकी सारा दिन तो किसी भी टाइम होते हैं, लेकिन तब ज़रूर होते हैं। फिर मैंने रुब्रिक ली, स्किन में जाके अर्टिकेरिया, ये काम करना है हमने, इस आर्टिस्टिक वे तक पहुँचना है। अर्टिकेरिया, मॉर्निंग, वेकिंग ऑन, बोविस्टा। फिर दूसरी मैंने रुब्रिक ली कि क्रॉनिक अर्टिकेरिया की रुब्रिक ली, जिस तरह ये क्रॉनिक, ये बोविस्टा मेडिसिन थी। हम जेन में ना जनरली तौर पे क्या देखते हैं कि हमने रिस्टॉक्स दे दी, सल्फ़र दे दी, हम अर्टिकेरिया दे दी। हम जब तक उन्हीं सिलेक्टेड मेडिसिन में रहते हैं ना, तो हमारे केस भी उतने की ठीक हो रहे होते हैं, उससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं आती। और फ्रैंकली बताऊं, क्योंकि ये रुब्रिक इतनी ज़्यादा रिलायबल थी मेरे लिए, मैंने इसकी वो मटीरिया मेडिका को भी खोल के नहीं देखा था, मेडिसिन दे दी थी पेशेंट को। और जिसको 5 साल से हो गए, उसने मुझे उसने फ़ोन किया, उसने कहा पहले मुझे सारी बॉडी भर जाती थी, लेकिन अब 10-20% तक मेरी बॉडी पे इफ़ेक्ट है, लेकिन डॉक्टर साहब अभी भी है। मैंने कहा अगर एक हफ्ते की मेडिसिन से अगर आपको 60-70% इम्प्रूवमेंट है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छे साइन है। अब हमने करना ये होता है, मैं आप सब लोगों के लिए बताऊं, स्किन अर्टिकेरिया में गए, ये इसका चैप्टर खोल लिया, पेशेंट से पूछा आपको अर्टिकेरिया कैसे। एक और पेशेंट मैंने देखा, उसने कहा तफड़ बहुत ज़्यादा। डॉक्टर साहब ये मैंने फ़िश खाई थी, आजकल लोग बहुत खाते हैं, ये इसमें है अर्टिकेरिया, फिश एग्रावेशन, पल्सटीला दी, इसमें तो नहीं है, दूसरी रेपर्टरी में पल्सटीला भी है, पल्सटीला है, लाइकोपोडियम है, आर्सेनिकम एपस है। देखें हम कितना क्लोज आ रहे हैं। फिर इसमें हम ये देख सकते हैं, टाइम देख लिया, फिर मॉर्निंग इवनिंग, उसके बाद देख लिया कि बाकी चीज़ें भी ना, कि वार्मथ एग्रावेशन है, कोल्ड एग्रावेशन। मैंने ना इस रुब्रिक पे बहुत सारे केस देखे हैं कि पेशेंट आके कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा बच्चा इतनी देर होगी अभी तक बोलता नहीं है। मैंने एक केस है, पंजाब यूनिवर्सिटी की एक मैडम है, उनका केस है, उनके बच्चे का ADHD है, उस बच्चे को 5 साल हो गए बच्चे को, लेकिन अभी तक ना वो बच्चा बोलता नहीं था। उनकी वालदा कहती है कि डॉक्टर साहब भी नहीं बोलता। अब ये हमारे लिए बच्चा 5 साल तक और अभी भी ना बोले, हमारे लिए इटसेल्फ ये एक पेक्यूलियर सिम्टम बन गई। माइंड में जाके स्लो लर्निंग, इसके ना डिफरेंट वेज हो सकते हैं मुख्तलिफ चैप्टर्स में। मैं दूसरे वे से ना डायरेक्ट सर्च करके हम जल्दी मिल जाए ना, ताकि ये देखिए स्लो लर्निंग, माइंड टॉक जनरल, स्लो लर्निंग, स्लो है या लेट है। नेटर में और मैंने उसे 10 दी 2 दिन के लिए, 4 डोजेज, 1 महीना बिल्कुल वैसे ही। और उसकी वालदा ने 1 महीने के बाद मुझे बताया, उसने कहा कि हमारे स्पीच थेरेपिस्ट भी चल रहे थे इसको स्पीच थेरेपी करने के लिए। सारी बात है, वो एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो डॉक्टर साहब इसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन अब 1 महीने के बाद ना आवा तावा बोलने लग गया, हमें समझ नहीं आती, खुद ही बोलने लग गया, पता नहीं क्या क्या, अभी वकैब नहीं है ना उसकी उतनी। तो अब तकरीबन 3-4 माह हो गए, उसकी स्पीच काफ़ी इंप्रूव हो गई है। सेंटेंस, पहले वो वर्ड नहीं बोलता था, वो वर्ड से सेंटेंस पे आ गया। मैंने नेटर में और से उसके बाद ना फिर यही कंटिन्यू अभी तक चल रही है। फिर हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं एंग्जाइटी के ही, एंग्जाइटी के आते हैं, तो हमें अच्छा सिस्टम वही है, हमने ना केस को लेके चलना है आगे। माइंड में गए एंग्जाइटी, पेशेंट ने आ गया एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा, तो हमने पूछना है एंग्जाइटी किस चीज़ से है।
अब इस बुक को भी उठा लें, माइंड के चैप्टर में एंग्जाइटी में चले जाएं, आगे इतनी सारी सब रूब्रिक्स हैं। हमने अगर सिर्फ मेन रूब्रिक तक रहेंगे ना, पहली रूब्रिक तक, तो तब भी हम फेल हैं। उस तक जाना है कि किस चीज़ से एंग्जाइटी है। उससे हो सकता है पेशेंट के एग्जामिनेशन से एंग्जाइटी है, मुझे एग्जामिनेशन से खौफ है, अपकमिंग इवेंट है, कोई भी अचानक घर में मेहमान आने वाले, वो कहते वो फीमेल मुझे कुछ होने लगा। फिर हम एक देखते हैं फियर ऑफ डेथ है, इसकी बहुत सारी आगे सब रूब्रिक्स हैं। अब पेशेंट मैंने रिसेंट एक देखा, उसने कहा कि मुझे फियर ऑफ डेथ है। मैंने कहा क्या होगा? उसने कहा मुझे लगता है मुझे दिल की बीमारी से मैं मर जाऊंगा। अब फियर ऑफ डेथ लेके आगे ये लेंगे ना कि हार्ट कंप्लेंट ड्यूरिंग, हार्ट सिम्टम ड्यूरिंग, जो एक्टोनाइट है, इसमें शायद लेक्सिस भी होगी। तो ये लेक्सिस, मैंने उस पेशेंट की बाकी सिम्टम सारी लेक्सिस वाली थी। फिर फियर ऑफ डेथ है जिस तरह हमने वो एक्टोनाइट में देखा था कि पेशेंट कहता अचानक मुझे कुछ हो जाना, सडन। फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सारी चीज़ें हमने देखी। कफ है, इस तरह के पूरे चैप्टर में जाए। इन शॉर्ट ये है, क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। हमें ना, अगर हम रेपर्टरी को यूज़ करते हैं तो हमें दो चीज़ें सबसे पहले आनी चाहिए। एक तो पेशेंट की जो लैंग्वेज है ना, उसको एग्जैक्ट कन्वर्ट करके हमें रेपर्टरी तक पहुंचना है, नंबर एक। फिर दूसरा ये काम है कि रूब्रिक हंटिंग हमें आनी चाहिए, रूब्रिक को ढूंढना आना चाहिए, ये किस चैप्टर में कहाँ पे पड़ी होगी। जितना प्रिसाइज हम पेशेंट को लेके चले जाएंगे, उतना प्रिसाइज हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे। टेक होम मैसेज ये है कि रेपर्टराइजेशन से पहले हमें हिस्ट्री की अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। प्रिस्क्राइब हमेशा उस चीज़ पे करें जो एग्जैक्ट सिम्टम है, रिलायबल है, जो आपको लगे कि बिल्कुल पेशेंट, ये पेशेंट में है ही है, तब आप कर सकते हैं। जिस तरह एक मैंने एक पेशेंट को छींकें आ रही थी, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे छींकों के दौरान पसीना बहुत ज़्यादा आता है। सबको ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके लिए ये एक अहम बात थी, ये मैंने रूब्रिक ली थी। तो जो है ना, हमें आर्टिस्टिक अप्रोच की तरफ रहना चाहिए। एक चीज़ का मुझे बड़ा अच्छा आइडिया कि रेपर्टरी इटसेल्फ एक बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है। ये इसमें मैथ वाला सिस्टम आ जाता है, कैलकुलेशन, रूब्रिक, कैसे सब रूब्रिक वो चीज़ें लें। लेकिन अगर आप लोग इसे थोड़ा सा पेशेंट, इसे कहते हैं कि रेपर्टरी को इंडिविजुअल वैसे ही अगर आप पढ़ना शुरू कर दें तो शायद आप पहले दिन ही छोड़ देंगे, लंबा तो बहुत दूर की बात। इसको बेस्ट वे स्टडी करने का यही है कि आपके पास पेशेंट आया, पेशेंट की एग्जैक्ट सिम्टम नहीं, फिर इसके पास आए, फिर ये आपको एग्जैक्ट जवाब देगी। अगर इससे पहले हम जनरली ऐसे करने लग गए ना, तो हमें देख के डर लगने लग जाता है। तो मैं बुक लेके आने लगा था, ये मैंने इन्हें कहा, वो इतनी बड़ी बुक, मैंने कहा कैसे उठा के लेके आऊँ, ये देखने में लगता है कि पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ है। तो अगर हम आर्टिस्टिक वे में चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और एक बात मैं अहम जो अपनी तरफ से कह दूँ, इस पूरे जर्नी में अगर आप लोगों को, अगर आप रेपर्टरी सीखना चाहते हैं, ज़रूर कोशिश करें। मेरी किसी को हेल्प चाहिए होगी तो मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ, क्योंकि हमें चाहिए कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम को पे बैक करें, हमारे और लोग भी ग्लो करें। अगर मुझे थोड़ी बहुत को रेपर्टरी की समझ आने लगी, मेरे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक होने लगे, तो वो इसी चीज़ की बदौलत। जनरलाइज तौर पे अब मैं शायद नेटरम में, और उस पेशेंट को ADHD वाला बच्चा मेरा, मैं उसको दे के शायद इतना ज़्यादा वो पुरुमीद ना होता, क्योंकि रेपर्टरी में मैंने उसकी 3-4 सिम्टम दी, 5 दी, एग्जैक्ट नेटरम में। है मुझे कॉन्स्टिट्यूशन भी पेशेंट का समझ आ गया कि ये है ही नेटरम में। आपके पास एक और आखिरी बात, बच्चे अगर आप लोगों के पास आते हैं तो एंड पे ये ज़रूर पूछा करें कि उसने बोलना चलना, उसकी लर्निंग ठीक है, वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ बुलाते हैं। तो अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो ज़रूर, और मैंने कोशिश की कि ज़्यादा कम्प्लेक्स ना करूँ। तो बहरहाल ये आज का सिस्टम था। डॉक्टर साहब आपने बहुत अच्छी तरह गाइड किया है माशाल्लाह। मेरा ख्याल है कि सब दोस्त जो बैठे हैं उनको काफ़ी नॉलेज जो है वो इस हवाले से जो है उनको मिला होगा, और कोशिश करेंगे कि इसको जो है वो आगे इम्प्लीमेंट करें। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। किसी का कोई क्वेश्चन? ये था बोरिंग सब्जेक्ट, ये तो बड़ी कंफर्म बात है ना। बोरिंग नहीं था, ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिर्फ ये है कि आप इसको जो है वो थोड़ा सा अपनी तरफ से लेना शुरू कर दें और इसको सीखना शुरू कर दें, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और इससे जब आपको रिजल्ट्स मिलते हैं तो देन आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाती है। इस पर आप भी खुश होंगे, और जो जिनके आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको, और वो ठीक हो रहे हैं, तो वो भी बहुत खुश होंगे, और मज़ीद जो है वो लोगों को जो है फिर होम्योपैथी की तरफ लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब हम केस टेकिंग कर रहे होते हैं, हिस्ट्री पेशेंट की ले रहे हैं, पेशेंट जो है ना वो हमारे पास का अपनी सारी बातें बताना चाहता है, एक रोज किस्म के जो है ना सिम्टम देने का।
लेकिन उसमें क्लासिफिकेशन आप सिम्टम की कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा इसको डिटेल नेक्स्ट कर लें, ताकि क्लासिफिकेशन सिम्टम की जो है ना, उसमें मेंटल जनरल है, फिजिकल है, कौन से सिम्टम है उनको हमने ज़्यादा अहमियत देनी है और उस हिसाब से शॉर्टकट वे में हम पर्टिकुलर ये ना फिर एक अगेन एक पूरा टॉपिक है, जो चीज़ आपने बात की कि ग्रेडेशन कैसे करें। जब हमारे पास पेशेंट ने तो इतनी सारी सिम्टम बता दी ना, वो जिस तरह मैनुअल में, उसमें से हमने पिक कौन सी करनी है जिसको हमने रेपर्टरी में देखना है, फिर उसके बाद देखें कि एग्जैक्ट ये सारी चीज़ें। कैंट के नज़दीक वो जनरल सिम्टम्स पे ज़्यादा रिलाई करते हैं, बोनिंग आसन उसके थोड़ा डिफरेंट है। ये इंडिविजुअली मेरा ख्याल है कि ये एक अलग टॉपिक है, हम अभी इसको करेंगे ना तो ये सारे लोग, हमारे बहुत सारे अभी लोग ना, मैं यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हूँ, मुझे शायद 6 साल आ गया प्रैक्टिस करते हुए, और मुझे अब आके लास्ट को 1.5-2 साल में अंडरस्टैंडिंग रेपर्टरी की डेवलप होनी शुरू हुई है कि फाटक कहाँ पे यूज़ करें, कैंट कहाँ पे करें, बोगर बोनिंग आसन कहाँ पे करें। यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स के लिए भी अभी बेसिक सब्जेक्ट ना बड़ा टफ है अभी, उनको भी, मेरे अभी कोलीग्स हैं, मैं उनको भी बहुत सारे इस चीज़ पे यार, अभी मैं अगर ये हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें शुरू कर देंगे ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। मुझे अच्छा लगा कि इसमें और लोग भी हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है, लेकिन सबके लिए अगर ऐसा करेंगे ना तो इनमें से बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं समझ आएगी। सर मेजॉरिटी जो होम्योपैथ हम में से वो डीएचएम में से और कैंट को उन्होंने सुना है और देखा है, ये बोगर फाटक ये नेट यूजेज जो है वो उनको पता है कि ये प्रॉपर्टीज भी मार्केट में है। अगर हम ज़्यादा ये बेहतर है कि कैंट पे बात करें, ये आगे जो है ज़्यादा से कर दें। आप ना, आपको एक सिंपल तरीन बात बताता हूँ, आप जो पेशेंट की एग्जैक्ट सिम्टम हो ना, आप दोबारा कंफर्म कर लीजिए, रीकंफर्म किया करें पेशेंट की। ऐसा ही होता है डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने ऐसे ही कहा, वो कहना हाँ जी ऐसे ही, उसको रेपर्टरी में लेके जाएं। अच्छा वो मेंटल जनरल हो, वो बिल्कुल पर्टिकुलर हो, तब भी सिंपल तरीन इसका मेरा ख्याल आंसर यही है कि जो पेशेंट से एग्जैक्ट सूट करती है वो लें। अगर हम और एक और बात बताऊं, फॉर एग्जांपल हमारे पास पेशेंट आया, हमने उससे पूछा कि आपको प्यास कितनी लगती है, वो कि प्यास मुझे काफ़ी लगती है। हम अगर जनरली स्टमक थर्स्टी ले लेंगे ना तो हम फेल हो जाएंगे, ऐसे नहीं करना आप। अच्छा पेशेंट ने ये भी कहा ना मुझे प्यास ज़्यादा लगती है, तो आप उसे पूछ लें, क्वान्टिफाई करें कितने गिलास पानी पीते हैं। वो हो सकता है वो कहेगा मैं 4 पीता हूँ, तो ये ज़्यादा तो ना हुआ। कंपैरिजन करें जो उसके बाकी गिरदोनवा के उसके फैमिली मेम्बर हैं या जो उसके कोलीग्स हैं अगर ऑफिस में है, तो उनके मुकाबले में वो पानी कितना पीता है। अच्छा जब तक ये एग्जैक्ट तक नहीं पहुंचेंगे ना, तब तक आपकी वो जनरल सिम्टम है, आपकी पर्टिकुलर है या एक्सट्रीम लेवल पे कोई बिल्कुल मोडेलिटी है, जनरल ले ली तो हम फेल हो जाएंगे। सिंपल तरीन आंसर ये है जो बिल्कुल पर्सन को सूट करे, जो आपको इंडिविजुअलाइज किसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम क्या है? मोहम्मद सदीक। आपको अगर इंडिविजुअलाइज करना हो जनरली तौर पे, मैं होम्योपैथी की बात नहीं कर रहा, तो मैं कहूँगा मोहम्मद सदीक साहब हैं, उन्होंने क्लीन शेव की हुई है, उनकी हाइट अच्छी है, हाइटेड है, उन्होंने 2 पीस पहना है। ये आपकी इंडिविजुअल बातें हैं ना, इस तरह हम पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हैं, उसकी डिजीज़ की हिस्ट्री प्लस उसकी इंडिविजुअल हिस्ट्री लेते हैं। और एक और आखिरी बात बताऊं, रेपर्टरी में हमारे पास ना 2 चीज़ें बड़ी अहम होती हैं। पेशेंट डिजीज सिम्टम के साथ भी प्रेजेंट कर रहा होता है, इंडिविजुअल सिम्टम के साथ भी प्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आप डिजीज सिम्टम रेपर्टरी में देनी शुरू कर देंगे ना, तब भी फेलियर के बहुत बड़े चांस हैं, हम फेल हो जाएंगे। मसलन माइग्रेन की एक रुब्रिक है, जनरल माइग्रेन रुब्रिक दे दें, हम नहीं कहीं पे भी नहीं पहुंचेंगे। अब माइग्रेन में क्या है, सर दर्द होता है, सर दर्द होता है, हम हेडेक पे आ गए। उससे पूछा ये कहाँ पे होता है, ये ऑक्सीपिटल हेडेक है, फ्रंटल है, राइट लेफ्ट जाता है, किसी एक जगह पे यही रहता है या एक्सटेंड करता है किसी जगह पे। अब जितना पेशेंट को प्रोब करते जाओगे वो एग्जैक्ट रूब्रिक तक पहुंच जाओगे। मैं वैसे जनरली तौर पे ये करता हूँ, मेरे पास जो भी इस तरह पेशेंट आए ना पर्टिकुलर किसी ऑर्गन के साथ, किडनी स्टोन के साथ आया, तो मैं पहले किडनी से रिलेटेड सारी हिस्ट्री कलेक्ट करता हूँ, उसकी किडनी की मोडालिटी, उसको किडनी में पेन कहाँ तक है, यूरिन में बर्निंग तो नहीं है, किडनी से रिलेटेड। उसके बाद मैं जनरल मूव करता हूँ, पहले पर्टिकुलर को मैं जस्टिफाई करके फिर जनरल पे जो मेडिसिन आती है मैं उसमें कंफर्मेशन के लिए पेशेंट से क्वेश्चन करता हूँ। अगर हम डायरेक्ट जनरल में चले जाएंगे ना, मेरा ख्याल है एक्चुअल में यार हमारा एक ही मकसद है, हम पेशेंट की जिंदगी में कुछ बेहतरी ला सकें, उसको रिलीफ दे सकें, उसकी सफरिंग को कम कर सकें। मैं आपकी बातों में थोड़ा सा ऐड करूं जूनियर पुलिस के लिए। हमने तो बहुत पहले शुरू किया था, जब कुछ भी होता था, तो यू पीपल आर इन मॉडर्न एज, तो आप कंप्यूटर लें सारी। कंप्यूटर पे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि प्रोग्राम्स हैं बड़े बड़े अच्छे हैं, सारा जो डॉक्टर साहब ने किया है, उसके बाद एक और लेटेस्ट है, उसको यूज़ करें। एक तो ये कि आपका टाइम बच जाएगा,
सब पेशेंट के ऊपर इस चीज का एक बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है ना। आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप रेपर्टरी को पेशेंट के सामने खोल कर करना, जो मैंने अपने 28 साल में कभी किसी पेशेंट के सामने आज तक बुक नहीं खोली, ये मेरा रिकॉर्ड है, नेवर। आप अगर उसके सामने करेंगे तो ये डजंट गिव गुड इंप्रेशन टू योर पेशेंट। कंप्यूटर लें, अपने क्लिनिक पे रखें, उसके अंदर आप ये प्रोग्राम लें और उसके सामने देखें। जब पेशेंट कोई ना अपने तौर पे ट्राई करे तो ये जैसे डॉक्टर साहब ने कहा मुझे भी 3-4 साल लगे इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो पॉसिबल है आप मॉडर्न एज के आपको 1.5 साल लगे, तो कोशिश ये लेटेस्ट तो उसमें आए मॉडर्न USB है अपने आप को, तो ये सबके लिए टाइम भी बचेगा। नहीं, ये 3-4 GB का है, ये ईमेल नहीं होता ये करने की कोशिश करें। आपको मैं आखिरी एक चीज बताऊं, हम ना हमारे पास जो इरिटेबल बच्चे आते हैं ना, रेपर्टरी हमारा विजन थोड़ा ब्रॉड करती है। मेरे पास एक बच्चा था, वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा था, वो माँ उठाए तब भी रोता है, वो छोड़ दे तब भी रोता है। तो पहले मैंने सबसे पहले, जिस तरह हम सारे कैमोमिला सोचते हैं, कैमोमिला दी, नहीं फ़र्क पड़ा, साइना दी, नहीं फ़र्क पड़ा। मैंने ना, ये मेरे पास ना कंप्लीट डायनामिक सॉफ्टवेयर है, मैंने इसमें रुब्रिक दी, मैंने कहा इरिटेबल चिल्ड्रन कैरिड मस्ट बी, वो कहता बस मुझे उठाए रखो। अब उसमें मैं पहली 2 रेमेडी में तो फेल हो गया, कैमोमिला में, साइना में। एसिड बेंज मैंने मेडिसिन दी। अब हम आम रूटीन में नहीं सोचते कि एसिड बेंज भी इस चीज़ में हो सकती है, रेपर्ट, और मैंने उसकी 200 की एक डोज दी बस उसे। मैं ये करता हूँ, मैंने अगर कैमोमिला दी ना, अगर उसका इम्पैक्ट 24 घंटे में भी नहीं आया एक्यूट केस में, मैं कहता हूँ ये मेडिसिन रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर तो इम्प्रूवमेंट में जा रहा है तो रिपीट करें ना, अदरवाइज हमें डॉक्टर को रीथिंक करना चाहिए कि मुझ में क्या गलती है, क्या फॉल्ट है, क्यों नहीं बेहतरी आई पेशेंट में। अब रेपर्टरी हमारे लिए इस तरह भी हेल्प करती है। ये कंप्लीट डायनामिक, ये थोड़ा कंप्लीट रेपर्टरी है, उसमें थोड़ी चेंज है। बहुत शुक्रिया जी आप सब लोगों का, बहुत शुक्रिया।